हाय फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है ये जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाले साइड से हों या फिर वो बायोलॉजी के थ्रू जो फार्मेसी करना चाहते हैं उनके थ्रू, ठीक, दो हो गया। और तीसरा जो लोग पुलिस की तैयारी करते हैं, ठीक, वो भी। और चौथा लेखपाल, ठीक। तो ये चार तरह के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये चारों सिलेबस में है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस आप देखेंगे, एक बार सिलेबस आप देख लीजिए क्या क्या आएगा उसमें। और ऐसे वो सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की हो या पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो, ठीक, या फिर पॉलिटेक्निक ए ग्रुप से या ई ग्रुप से। ए ग्रुप क्या होता है? ए ग्रुप जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, और ई ग्रुप क्या होता है? जो फार्मेसी की जो फार्मासिस्ट बनते हैं उनके लिए, जो मेडिकल स्टोर की दुकानें खोलते हैं, ऐसे बच्चे, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं, जो कंपटीटर हैं, वो आकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक। मैं जो अनुराग कश्यप आप लोगों को ये ज़रूर इतना करूँगा कि उस लायक आपको बना सकूँ, ठीक। क्योंकि मैं खुद 1 साल तक मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं ट्रेनिंग रहा हूँ इलेक्ट्रिकल जेई की पोस्ट पे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे समाज में, मतलब मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये ढिढोरा पीटते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, अब वैसा कर देंगे ना, ठीक है। तो जो उस क्षेत्र में रहा है, आप उससे आकर के एक बार मिल लीजिए, आप ऐसे लोगों से पढ़ाई कीजिए, सीखिए, तो आपको बहुत आगे जो है सीखने को मिलेगा। आप जल्दी जल्दी सफल हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट रहें, चाहे वो 30 हो, 35 हो, 400, 500, 1000 कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिलेक्शन दिलवाऊँ, ठीक है। मैक्सिमम लगभग सभी का मैं सिलेक्शन दिलवाऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं सफल बनाऊँ, ठीक है। तो अब सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस क्या क्या है उसमें, ठीक है। सिलेबस देखिए, मैं फिजिक्स आपको आज बताऊँगा, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में सिलेबस क्या है? जो पहला चैप्टर है मापन के बारे में है, ठीक, मापन के बारे में। दूसरा है सदिश विश्लेषण, तीसरा है गति, चौथा है यांत्रिकी यानी मैकेनिकल, पांचवा है द्रव्य के सामान्य गुण, छठवां है उष्मा, सातवां है तरंग गति, आठवां है प्रकाशिकी, नौवां है प्रकाशमिति एवं प्रकाश की प्रकृति, 10वां चैप्टर है आपका प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, 11वां है विद्युत, 12वां है गतिमान आवेश व चल कुंडली धारा मापी, पृथ्वी का चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थ, 14वां है इलेक्ट्रॉनिकी, 15वां है आधुनिक भौतिकी, 16वां है नाभिकीय भौतिकी। तो 16 चैप्टर टोटल है, ठीक। तो आज हम आपको विद्युत से शुरू करते हैं ना, विद्युत वाला जो चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। विद्युत में है क्या है, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इसको, विद्युत के बारे में, क्योंकि देखिए, जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, उसको लग्जीरियस कैसे बनाया जाए, उसको आसान कैसे बनाया जाए। आसान बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको गर्मी लगे आप फ़ैन चला लीजिए, अंधेरा है तो लाइट जला लीजिए, और ज़्यादा आपको अवेलेबल सुविधाएं ज़्यादा हैं तो आप एसी चला लीजिए। आप कुछ सामान ख़राब हो रहे हैं, सब्जी वगैरह, तो आप उसको फ्रीजर रख लीजिए। तो जो इतनी सुविधाएँ हैं, ये कौन दे सकता है? ये इलेक्ट्रिकल वाले ही दे सकते हैं, यानी कि विद्युत ही दे सकता है। इसीलिए तो सबसे पहले हम विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत चैप्टर आपका जो शुरू होगा, तो ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देखिए। विद्युत के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि विद्युत कहाँ से जनरेट होता है, कैसे होता है, और आपके घरों तक कैसे पहुँचता है। पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए। ओवरव्यू जब आप जानेंगे, हाँ, कई लोग तो कन्फ्यूज रहते हैं, सर एसी और डीसी क्या है। तो सर एक बार जान लो, एसी डीसी होता क्या है। एसी एसी ऐसे करंट्स हैं, ऐसे आप मान लीजिए कि जिनका उपयोग जो यूज होता है वो मैक्सिमम करके आप 240 वोल्ट जो आप देख रहे हैं ना, 240 वोल्ट से स्टार्ट करके आप उसके ऊपर तक आप यूज कर सकते हो। डीसी बैटरी जो 12 वोल्ट की बैटरी जो आप यूज करते हो घर में, ये लगभग उसको आप डीसी से आप मेजरमेंट कर सकते हो, उतना ही आएगा। तो एसी का ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, क्योंकि एसी को आप 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से लेकर, मतलब हज़ारों किलोमीटर तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। उसे आप ज़्यादा, डीसी को आप नहीं कर सकते ट्रांसफ़र भाई, इसीलिए डीसी को हम जनरेट ही नहीं ज़्यादा करते, क्योंकि वही वाली हाल हो गई।
जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला, मतलब जितना उसको लागत आएगी उससे ज़्यादा तो उसको पहुंचाने में लग जाएगा, इसलिए उसका ज़्यादा यूज नहीं करते, छोटे छोटे कामों के लिए यूज करते हैं। मोबाइल चार्ज करना हो गया, ठीक है, और एसी तो करते हैं लेकिन कन्वर्टर तो लगा होगा ना उसमें, वो डीसी कम वोल्टेज में लेकर के, ठीक। छोटी जैसे गाड़ियों में बैटरी हो गई, कार में बैटरी हो गई, इसमें डीसी सप्लाई हम देते हैं, ठीक है, अपने हाथ से उसमें रख करके डीसी सप्लाई देते हैं। लेकिन अगर लंबी दूरी के लिए जाना है तो भाई आपको एसी रखना पड़ेगा, ठीक। आप सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए ये जो है कोई जगह है, उस जगह का हम मान लेते हैं ये बस्ती ज़िला है, ठीक है। ये जो संस्था है ना बाबू, ये संस्था है, ये बस्ती ज़िला में ही है, और बस्ती ज़िला के सिवा कॉलोनी में ये संस्था चलती है, और इसका नाम है साइंस टेक क्लासेस, ठीक है। साइंस टेक क्लासेस के नाम से है। यहाँ पर लगभग आप शिशु से लेकर के क्लास 1 में, एक में हो, 2 में हो, 3 में, कोई भी बोर्ड हो, ठीक, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, कोई बोर्ड हो, आप 1 से लेकर के और क्लास 12 तक बच्चों की यहाँ पे जो है कोचिंग की सुविधा दी जाती है, और कंपटीशन क्लासेस भी दिए जाते हैं की सुविधा वहाँ पर मैंने बता भी दिया। पॉलिटेक्निक हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, इन सब चीज़ों को वनडे एग्जाम वालों की यहाँ तैयारी की जाती है, तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। अब आप उसको ध्यान से देखिएगा, प्रचार प्रसार करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपकी बस्ती का ही सब कुछ है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब मान लीजिए बस्ती ज़िला है, और बस्ती ज़िला में यहाँ पर कहीं भी बिजली पैदा नहीं करते होती है, बिजली आप जनरेट नहीं करते हो, तो बिजली आता कहाँ से है? जहाँ, अच्छा, बिजली जनरेट कैसे होता है? बिजली होता है या तो पानी का बहुत बड़ा डैम हो, बांध बनाया गया हो, उस बांध की सहायता से आप क्या जनरेट करो? बिजली जनरेट करो। तो हमारे पास यहाँ कहीं डैम नहीं बना है, बस्ती के आसपास कहीं डैम नहीं है। या तो कोयले की सहायता से, कोयले की सहायता से आप बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगा लो, जो इंडिया में NTPC करता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC जो चलता है, ये रेलवे वाला NTPC नहीं, ठीक है, ये वो वाला है, बिजली बनाने वाला NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक। ये टांडा में है, ठीक है, ये टांडा में, वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है। तो टांडा से जो बिजली पैदा होगी, जो जनरेट होगी, उसको हमें कहाँ लेके आना है? बस्ती लेके आना। किसके माध्यम से? बड़े बड़े टावर के माध्यम से, ठीक है, बड़े बड़े टावर के माध्यम से उसको हमें लेके आना है, बड़े बड़े टावर के माध्यम से उसको लेकर के आना है, ठीक। सप्लाई होती है RYB, 3 कंडक्टर होते हैं, इसमें 3 फेज होते हैं, ठीक। इन्हीं कंडक्टर को ला करके यहाँ बस्ती के सब स्टेशन पर जोड़ देना है, सब स्टेशन यहाँ बिजली मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई हो जाएगा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिजली भारी मात्रा में जो जनरेट हुई है, जैसे आप उसको जनरेट कैसे करोगे? जनरेटर के माध्यम से, जनरेटर से जनरेट हो करके यहाँ आपने लेके चला है ये जो, तो ये जो सप्लाई होती है AC सप्लाई है, ठीक है। अब हमें बस इतना कॉन्सेप्ट समझो कि अगर बस्ती आएगा तो बस्ती इसके छोटे छोटे जो इसके ब्लॉक हैं, जो इसके क्षेत्र हैं, सब जगह पे इसको हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। शामघाट ब्लॉक, रुधौली ब्लॉक, महादेवा, कप्तानगंज, रैया, आप ये पूरे को मैनेज करेगा ये, ठीक है। छोटे छोटे सब स्टेशन बना बना करके जगहों पर, और जितना बिजली खर्च करोगे उतना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो मैनेजमेंट है, जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि आप जो जितना खर्च करिए बिजली, उसका आप बिल कैसे देंगे, ठीक है। बिजली का बिल आपने सिस्टम कैसे पता चले कि बिजली इतना खर्च किए? तो उसके लिए हमें मीटर लगाना पड़ेगा ना भाई, मीटर लगाएंगे तभी तो जानेंगे कि कितना बिजली खर्च हुआ। तो मीटर बना कैसे? मीटर पढ़ता किसको है? करंट को पढ़ता, कितना खर्च हुआ। तो यानी सबसे पहले हमें करंट यानी कि धारा के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो हम करंट नहीं जानेंगे तो बिजली के बिल कैसे देंगे? कोई बेवकूफ़ आकर के बेवकूफ़ बना जाएगा। आप तो देखते हो ना बिजली विभाग वालों का, कभी कभी 1 करोड़ बिजली का बिल आ जाता है किसी का, तो वो फर्जी होता है ना, गलती से होता है, बाई मिस्टेक होता है। तो अगर आप जानकार रहोगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हो, ठीक। वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में, पावर कितना खर्च किया ये आप जान लीजिए। तो आपको करंट पढ़ना है, वोल्टेज पढ़ना है, पावर पढ़ना है, और रेजिस्टेंस पढ़ना है, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक। इसके लिए हम यहाँ पर जो आप लोगों को बताते हैं एक फिगर के माध्यम से, एक डायग्राम बना करके छोटा सा, चलो आपको एक ओवरव्यू देते हैं, छोटा सा डायग्राम बना करके कैसे ये है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक छोटी सी बैटरी है, ठीक। बैटरी हमने बनाया प्लस और माइनस, यहाँ का जो सप्लाई वोल्टेज है वी मान लेते हैं। वी सप्लाई वोल्टेज मानने के बाद ये जो जा रहा है ये तार है, कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है। और यहाँ के रास्ते में हमने क्या बना लिया? यहाँ रास्ते में एक बल्ब बना लिया, और यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, करंट इसमें जा रहा है, करंट आई सप्लाई है, करंट जा रहा है। अब दिमाग में ये आया
कि भाई कितना करंट जा रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने रास्ते में क्या लगा लिया, एक अमीटर लगा लिया, प्लस माइनस अमीटर। अमीटर क्या करेगा, करंट को मापेगा, ठीक। फिर सप्लाई आगे जा रहा है। फिर दिमाग में ये आया कि भाई अगर हमको इसको ऑन ऑफ करना होगा तब तो रास्ते में स्विच लगा लेंगे। स्विच का सिंबल ये होता है, ठीक है। रास्ते में स्विच लगा लेंगे, स्विच को से ढक देते हैं इसको, बॉक्स जहाँ जहाँ डॉट डॉट आएगा इसका मतलब है आपने बॉक्स लगा करके बंद कर दिया है। अमीटर, इसका नाम है अमीटर। अमीटर का काम क्या है, अमीटर का काम है करंट को मेजरमेंट करना, कितना करंट गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वोल्टेज, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर क्या करेगा कि उसके सिरों पे कितना वोल्टेज लग रहा है। वोल्टेज का शुद्ध हिंदी होता है दबाव, कितना प्रेशर है। अगर ज़्यादा दबाव हो जाएगा तो बल्ब फट जाएगा, फूट जाएगा, उड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हाई वोल्टेज आता है घरों में, सारे चाहे टीवी हो या फिर बल्ब हो या फिर रॉड लगे होते वो उड़ जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। ये वही है, ज़्यादा वोल्टेज अगर आप दे दिए तो वहाँ से, ठीक। ये जो सप्लाई हमने बनाया ये डीसी सोर्स का सप्लाई बनाया है। अगर हमने यहाँ बैटरी का बनाया तो ये डीसी सोर्स सप्लाई है। अगर हमने वहाँ पर इस तरह कर दिया होता तो एसी सोर्स सप्लाई हो जाता। तो अभी हमने डीसी सोर्स का बनाया सप्लाई, ठीक। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप हमको ये बता दीजिए कैसे धारा वहाँ से वहाँ तक जाता है। तो सुनिए, तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता क्या है। जो आवेश है चार्ज होता है कि किसी भी परमाणु, ठीक है, जैसे मान लेते ये परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होते हैं, धनात्मक आवेश होता है, ठीक, जिसमें कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके बाहरी कक्षा में, इसके और बाहरी कक्षा, इसके और बाहरी कक्षा, इसी तरह कई इसके बाहरी कक्षा है, ठीक। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। आप ये भी जान लो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, जीरो, होता ही नहीं है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में आप जान लीजिए। इस पर कितना कूलाम होता आवेश होता है, 1.6×10⁻19 कूलाम ये इसका मैग्नीट्यूड है। प्रोटॉन का 1.6×10⁻19। लेकिन क्या ये कैसा रहेगा, माइनस, ये कैसा रहेगा, प्लस। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, तो जीरो होता है, इसको छोड़ो, कोई चार्ज ही नहीं होता। तो आप इस दो चीज़ों को जाने रहिए, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल करके मुझे दूसरे परमाणु में भेजना है, ठीक है, मुझे दूसरे परमाणु में भेजना है। ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक, प्लस हो गया। ये मुझे दूसरे क्या है, दूसरे के परमाणु में भेजना है। तो अब भाई इसको धक्का देना पड़ेगा। इसको धक्का देने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या हाथ से धक्का तो दे नहीं सकते हैं, आप इसको गर्म कर दो, ठीक है। क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, हीट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, ये दूसरे वाले पर, ठीक है। यहाँ से इस कक्षा में, इससे यहाँ दूसरे के चले एटम में प्रवेश कर जाएंगे, परमाणु में, ठीक। तो ये हो गया, या तो गर्म कर दो या तो इसको रगड़ दो, ठीक है, उसके माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। या तो इनके सिरों पे आप क्या करो, वोल्टेज लगा दो, प्रेशराइज कर दो। वोल्टेज लगाओगे तो धक्का मारेगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, कहेगा तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जो जाने लायक होगा अपनी कक्षा, ऊर्जा कक्षा को छोड़ के अगले वाले में ट्रांसफ़र हो करके ये आगे चला जाएगा। अगर यहाँ से उस पर गया है, कितना गया, अगर यहाँ से पहले वाले से, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी। अगर ए से बी पर मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पर जो है +5 दिखाएगा, और जिन पर गया है उस पर कितना, 5, -5। तो पूछा जाएगा जिस पर से गया है उस प्लस धनावेश, कितना धनावेश, 5 धनावेश। जो ग्रहण किया है वो ऋण आवेश, कितना ऋण आवेश, 5 ऋण आवेश। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो 2 धनावेश, ये करेगा तो 2 ऋण आवेश। जिस वही चीज़, अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो 1 धनावेश, ये ग्रहण करेगा तो -1 ऋण आवेश, ठीक है। जितना यहाँ वही सेम इलेक्ट्रॉन जब इसके घर से उसके घर में जाएगा तो ये ऋणी हो जाएगा, और जो देगा वो धनी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला ये बना कि अगर हमारे पास कई सारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो और उनका गुणा करा दे, n से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, कई सारे नंबर संख्या, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिल जाता है, चार्ज, आवेश मिल जाता है, क्यू मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आवेश बोलते हैं, ठीक। इसको खोजा कौन था, कूलाम ने खोजा था। इसीलिए इनके सम्मान में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चार्ज का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम।
एन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके उस पर गए। ई का मान कितना होता है, ये पहले प्रैक्टिकल से सिद्ध है इतना होगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके सब दूसरे सिरे पे जाएंगे, लेकिन याद रखना बैटरी में कहाँ से निकल करके, ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे ऐसे कहाँ जाएंगे, धन आवेश की ओर। तो ये तो जाएगा ही इधर, लेकिन इसके अंदर से जो धन आवेश होगा प्लस प्लस, जो धन आवेश होगा प्लस प्लस, वो ऐसे ऐसे हो करके ये जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और धारा इधर चलेगी, इस बात को ध्यान दिए रहना। अगर आपसे कोई पूछे ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो धारा किधर चलेगा, बी से ए की ओर। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे खोखले कई हमने रिंग बना लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक, ऐसे बैठा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के अगले ओर चला गया तो ये खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ये खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया ये खाली हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा उधर की ओर, लेकिन धीरे धीरे, पहले ये खाली था अब ये खाली है, अब ये खाली है। जो इसका खालीपन है, जो कोटर है, जो होल है, ये कहलाता है धारा की दिशा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन उधर जाता है और धारा इधर आता है भाई, ठीक। Q बराबर एन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका कूलाम हो गया। पूछेगा यही जो चार्ज होते हैं, जो कूलाम Q है, अगर वो जो चार्ज Q है, अगर वो एक निश्चित समय तक प्रवाहित होता रहे Q अपान टी, I बराबर Q बाई टी, यानी एक निश्चित समय तक चार्ज उसमें बहने लगे। ऐसे मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन बहते 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 यहाँ पहुँचा, तो कुछ तो टाइम लेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हमें ये बता दीजिए आई का मात्रक बता दो, किस में मेजरमेंट करोगे, तो सुनिए क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है। टी का मात्रक क्या होता है, टी का मात्रक सेकेंड होता है। तो क्या हमें मिल गया, आई का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड। इसको खोजा कौन था, एम्पियर ने खोजा था, इसलिए इसका नाम हो गया एम्पियर। क्या नाम हो गया इसका, एम्पियर। इसका मात्रक क्या बन गया, एम्पियर। तो दो मात्रक इसके मिले, पहला क्या कूलाम बटे सेकेंड, या इसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। Q बराबर एन ई होता है, तो Q का मात्रक कूलाम होता है। सवाल इस तरह बनेगा, कहेगा कि अगर कोई परिपथ है उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, या 20 नहीं छोड़ो 20 कूलाम मान लेते हैं, चलो 20 कूलाम आवेश 5 सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो बहने वाली धारा बताओ, तो बहने वाली धारा का मान आई बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटे टी। Q का मान कितना है, Q का मान कितना भाई, 20 कूलाम 20। टी का मान कितना है, 5 सेकेंड, तो आप इसको काट दोगे, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20। 4 क्या आया, 4 आया एम्पियर। ये तो परिचय था धारा के बारे में, आवेश के बारे में और इसके बारे में। अब ज़रा हम देखते हैं यह सिलेबस में इसमें क्या क्या दिया है, ठीक। ये विद्युत है, पेज नंबर इनका मिलेगा 117। कितना भाई, ये है 117। देखते हैं भाई कहाँ चला गया। इसने ख़राब कैसे दे दिया भाई। अच्छा, फिजिक्स 1 से 68 है, 147 इसमें दिया है, कहाँ है, 3 विद्युत, ठीक है। ओके, तो अभी हमने विद्युत के बारे में, धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताया।
इसमें कैपेसिटर भी है, संधारित ऊर्जा भी है, चालन भी है, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका जो है 12th का सिलेबस दिया है, ठीक है। अच्छा, सेलों का संयोग भी है, फैराडे का संबंधी नियम भी है, ठीक है। ओके, चलिए भाई, ये तो हमने विद्युत के बारे में बताया था। अब सुन लीजिए इनका, देख लीजिए क्या क्या इसमें है। तो ये चीज़ आप जो देखे हैं, थोड़ा आगे इसमें देखिए ज़रा। आप देखिए, ये तो परिचय था, परिचय हमने आपके बारे में बता दिया कैसे कैसे है। आगे देख लीजिए और विद्युत के बारे में जो आपका सिलेबस है। आगे इसमें दिया है कूलाम का नियम, ठीक। आगे सिलेबस में कूलाम का नियम, किसका नियम है? कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कहता क्या है? अभी आपने पढ़ा था, जो चार्ज होता है आवेश को कौन खोजा था? कूलाम ने खोजा था, ठीक है। अभी हम लिखा देंगे, चिंता ना करो, अभी लिखा देंगे। अभी आप समझो केवल, जब अभी पूरा, जब तक ये ना हो जाए, जब तक ये पूरा ना हो जाए ना सिलेबस, जब तक आज मतलब ये पूरा एक एक पॉइंट कहाँ पर क्या कैसा है, आप इसको सुनो। मैं डेली बार बार रिवीजन कराऊंगा डेली, इससे क्या होगा, आपको सुनते सुनते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक। आप बस जैसे कि आप शुरुआत किए हो पहला दिन, तो आप उसमें कुछ सिस्टम आपको आप देखोगे ना कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ये तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, तो धीरे धीरे सीखोगे, आ जाएगा सब कुछ। कूलाम का नियम में कूलाम ने कहा था, अगर दो चार्ज हैं, चलो मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। अब सु माइनस भी हो सकता है, चलो माइनस भी मान लेते हैं। दो चार्ज हैं ना, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना मान लेते हैं? आर है। तो इन ये जो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, अपनी ओर वो एक बल लगा के खींचेगा। तो कितना बल लगाएगा वो? बल कितना लगाएगा? बल देखिए कितना लगाएगा, एफ जो उसमें बल लग रहा है, एफ प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज, एक Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, दोनों चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है उस पर लगने वाला बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमें फार्मूला मिला, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब सुनिए, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, अगर ये यहाँ से चिन्ह हट गया, तो एफ इक्वल टू वहाँ किसका आएगा सिंबल? बराबर, इक्वल, बराबर का सिंबल आएगा, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट वैल्यू को मानते हैं के, ठीक है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया भाई। चलिए, एक के है, इस के की जो वैल्यू होती है कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, एक सेकंड, या इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, सीधा सीधा ये वैल्यू रख लो, इतना होता है 9 × 10⁹, इसका के की वैल्यू होती है, और वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसकी के की कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका गणित में ये होगा, यानी मैथ में आंकिक मान ये होगा, और इसका जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था। अच्छा, इसमें अब कुछ फार्मूला जो है, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो आगे अभी इस पर हम बताएंगे न्यूमेरिकल्स क्या होता है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि इसका सूत्र कैसे आया, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और पूछिएगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, बता दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका हिंदी होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, निर्वात माने क्या होता है? निर्वात मतलब होता है, निर माने नहीं, वात माने हवा, जहाँ पर हवा ही ना हो वहाँ पर उस चार्ज की विद्युतशीलता, कंडक्टिविटी कितना तेज़ी से फैल सकता है। जो ये चार्ज होते हैं, कौन? ऋणात्मक चार्ज होता है, ये बाहर से इसमें एंट्री करने के इस तरह के सिंबल बताए जाते हैं कि बाहर से चार्ज प्रवेश करेगा, और जो ये होते हैं इसके जो बल क्षेत्र होते हैं, जो इसका विद्युत क्षेत्र होता है, ये बाहर से होते हैं, ठीक। ये बाहर की ओर इसके बल रेखाएं ऐसे त्रिज्य रेखाएं ने चलते हैं, और इसकी बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, इसकी बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों चार्ज को अंतरिक्ष में आपने कहीं रख दिया,
या फिर किसी शीशे में पैक करके रख दिया जहाँ हवा ही ना हो, निर्वात करके, तब भी उनके बीच इतना बल लगेगा। कितना भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला ये, ठीक है। तब भी वहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। अगर आपने माध्यम हटा दिया, मीडियम ही हटा दिया, वहाँ निर्वात कर दिया, तब भी वहाँ पर इतना बल लगना ही लगना है भाई, ठीक है। 9 × 10⁹ इतना बल लगेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। यही है विद्युतशीलता। शीलता मतलब बढ़ाना, कंडक्टिविटी, आराम से चले। क्या आराम से चले? विद्युत। कहाँ पे? निर्वात में, जहाँ हवा ही ना हो वहाँ पर, ठीक है। इसका पूछेगा, आप बता दीजिए, मात्रक बता दीजिए। तो सुनिए, F = K की वैल्यू जो है उसको आप रख दीजिए, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है भाई, हमने रख दिया। हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की क्या हमें मात्रक चाहिए, तो बाकी को इधर भेज दो। जो नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? F × R² बटे नीचे क्या हो जाएगा? Q1 Q2 ना। अब 4 पाई का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 पाई। उधर क्या बचा? 1/ε0 भाई बटे में है। हमें सिर्फ ε0 की वैल्यू चाहिए, तो उल्टा कर दो उसको, ठीक है। इसको ऊपर कर दो, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो ε0 = बचेगा यहाँ Q1 Q2 बटे F × R²। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो कोई मतलब नहीं। Q1 Q2 कूलाम, और कूलाम 2 बार, इसका मात्रा कूलाम होता है, तो कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, कूलाम का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये पूरा 1/4 पाई स्क्वायर। मैं सिर्फ ε0 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। कूलाम स्क्वायर, ठीक, अपान ये क्या है? न्यूटन। ये क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ ε0 की जो यूनिट बनेगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे के का बता दो, सिर्फ के का बता दो, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 यानी जो ये मात्रक आया है उसको आप बटे में करके लिखोगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। जब आप इसको उल्टा लेके जाओगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। भाई केवल ε0 पूछेगा तो उसका उल्टा कर देना, और 1/ε0 पूछेगा तो ये सीधा कर देना उसको, भाई इस तरह कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक। चलिए, ये तो आपके इसके बारे में था, चार्ज के बारे में, ठीक। जितने हेडिंग दिए हैं सारे हेडिंग आपको बताएंगे कैसे। इस पर न्यूमेरिकल आगे पूरा जो सॉल्व कराया पूरा न्यूमेरिकल ही दिया है इसमें। उस न्यूमेरिकल को आप लगवा दें इसी वक्त, या चलो देखते हैं, ठीक, बाद में लगाना पड़ेगा ना। कृत कार्य क्या होगा? पूरा बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें विभवांतर वगैरह सब कुछ दिया है, तब आप लगा सकते हो ना, नहीं तो नहीं लगा पाओगे इसमें। क्वेश्चन टोटल यही दिया है, 60 क्वेश्चन दिया है, ठीक है पूरा। चलिए, ये तो आपके थियरी था ही पूरा, कैसे हो रहा है कूलाम का नियम। आगे देखिए, फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, ठीक, प्लस Q चार्ज है, और प्लस Q चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा, इसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा, ठीक है। इस प्रभाव क्षेत्र के अंदर, ठीक, इस प्रभाव क्षेत्र के अंदर अगर बाहर से कोई दूसरा चार्ज आए, बाहर से कोई दूसरा चार्ज, मान लेते हो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण चार्ज है, यहाँ एंट्री करने वाला होगा, तो इस पर या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इस पर आकर्षण कब लगेगा? अगर ये माइनस होगा। प्रतिकर्षण कब लगेगा? अगर ये प्लस होगा, क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं, विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, अभी पता नहीं क्या है। चलो जैसे यहाँ लेकर के आए तो इस पर हमने टच नहीं कराया, इससे कुछ दूरी पर है, तो जहाँ पर इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा
वही दूरी यहाँ से इस केंद्र से लेकर के वहीं पर, ठीक है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, वह उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि किसी भी परीक्षण आवेश को जब किसी चार्ज के पास लाते हैं तो उसके कुछ दूरी पर ही उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव होता है। उतनी दूरी पर जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उस दूरी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ये बल रेखाओं ये हैं। ठीक, चलिए भाई, अगर कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र तो कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसको वेक्टर बना करके ना, यही है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं, मुझे लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं सेकंड पार्ट, तो उसमें हम इसको सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ना, ये बस्ती की एक कोचिंग संस्था है और मैं कम से कम फीस में ऐसे लोगों को मैं समझ लिया एक प्रकार का हेल्प ही है, एक प्रकार का ना, हम उनके हेल्प के लिए सारी चीज़ चलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास नाइन्थ का अगर मैं कोचिंग का फीस बता दूं, मैं ओपनली सारे काम, देखिए धंधा नहीं बनाना कोचिंग को, ठीक, एक एजुकेशन का रास्ता, सब लोग आराम से मतलब उसको पढ़ सके। यहाँ लगभग 3 टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, और क्लास 9th के बच्चों का फ़ीस और 10th के बच्चों का फ़ीस जो देखा जाएगा सिर्फ 600 रुपये है। ठीक है, सिर्फ 600 रुपये है, और क्लास 9th और 10th के 3 टीचर यहाँ पढ़ाएंगे। फिजिक्स का अलग टीचर है, केमिस्ट्री का अलग टीचर है, केमिस्ट्री का अलग टीचर है, मैथ का अलग टीचर है। ठीक है, और जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो ऐसे मतलब ठीक ठाक आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स भी उसके साथ साथ मतलब इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ 600 रुपये में। और क्लास जो है 11th और 12th वाला जो है उसमें भी फ़ीस वही है, लगभग पर सब्जेक्ट जो 400 रुपये है। ठीक, और छोटे बच्चों का जो फ़ीस है वो आप जो है, अच्छा 1 से अगर आप बच्चों को कोचिंग भेज रहे हैं तो उनका फ़ीस 500 है। कुछ लोग आते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ा करके चले जाते हैं। ठीक है, उनका भी ठीक ठाक मैनेजमेंट यहाँ पर है, बढ़िया है। आप कोशिश जो है एक बार करिए, एक बार ट्राई करिए, यहाँ पर एक बार देखिए अपने बच्चों को, एक बार जो है सेवा का अवसर ज़रूर दीजिए। बच्चों जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा एक बेहतरीन एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, और दिया भी जाता है। कई सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आगे गए हैं। और तो आज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो आज के लिए इतना रखते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कराइए, और पूरे बस्ती के जितने भी पब्लिक है तो लगभग सभी को ये शेयर करिए। और भी लोग जो दूसरे ज़िले के लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी कोशिश करें एजुकेशन को बढ़ावा दें, लोगों को सहयोग करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।